नमस्कार दोस्तों। नेपाल के जेनजी युवाओं द्वारा नेपाल में भयंकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिससे नेपाल की सरकार तक गिर गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दिया गया है। नेपाल के संसद में भी आग लगा दिया गया है। वहां के टीवी स्टेशनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ तक कि वहां के पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दिया गया है। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। नेपाल के पूर्व पीएम शेर सिंह दुबरा और उनके पत्नी पर भी हमला कर दिया गया है। उनके पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर नेपाल में इतने भयंकर विरोध के पीछे क्या कारण है? तो क्या नेपाल में सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन लगाने से ये प्रोटेस्ट किया गया है और आज नेपाल का ये हाल है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इस प्रोटेस्ट के पीछे कुछ और ही कारण है। आइए दोस्तों, इस कारण को हम डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में आगे। ये कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2025 को, जब नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया। दरअसल अभी नेपाल की रियलिटी ये है कि वहाँ पर ज्यादा जॉब्स नहीं है और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। और नेपाल में करप्शन एशिया के सारे देशों में सबसे ज्यादा है और वहाँ पर जितने भी नेताओं के बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, जैसे महंगे घड़ी, महंगे जूते और महंगे गाड़ियाँ। और ये सारी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा था। इस वायरल किए जाने के पीछे एक ही कारण था, नेपो किड्स। ये ट्रेंड नेपाल में काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ये जो पूरे का पूरा ट्रेंड था वो था नेपाल के गवर्नमेंट के बच्चों के ऊपर। तो नेपाल के गवर्नमेंट ने बोला ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के अंदर चल रहा है इन सबको नेपाल के गवर्नमेंट के अंदर साइन करना पड़ेगा, जिसमें इनको एक लॉ के ऊपर साइन करना पड़ेगा। और ये लॉ है कि आपको वो पोस्ट हटानी पड़ेगी जो नेपाली सरकार चाहती है। लेकिन इस फैसले से वहाँ के जो यूथ है, जिसे जेन जी भी कहते हैं, वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इनका कहना था कि एक सोशल मीडिया ही था जिसके जरिए हम आपस में बात कर पा रहे थे, वहां भी बंद कर दिया गया। इसी कारण हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये सारे युवा थे जिन्हें जेन जी कहा जाता है। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ सपोर्ट कर रहा था। जो हामी नेपाल का फाउंडर है वो एक 36 साल का युवा है। उसने एक ग्रुप बनाया और उसने कहा कि हम 8 सितंबर को जाएंगे और सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। उसने अपोजिशन को भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसने सीधा कह दिया था हम सारे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सब भी करप्ट हो। ये सब प्रोटेस्ट करते हुए मंतीघर मंडला से संसद की तरफ जा रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा भारी पुलिस तैनात कर दिया जाता है प्रोटेस्टर को रोकने के लिए। और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट का प्रयोग करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। कुछ प्रोटेस्टर संसद भवन में घुस जाते हैं, लेकिन पुलिस जो यहाँ पर करती है उसे देखकर पूरा देश तंग रह जाता है। उन्होंने भरी भीड़ पे ओपन फायरिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई और उन्होंने फायरिंग किया भी तो किस पे? अपने ही देश के बच्चों पे। नेपाल के पुलिस के पास सीधे फायरिंग करने का ऑर्डर था। पुलिस ने फायरिंग इन लोगों के सीधे माथे पे और चेस्ट पे किया। इस फायरिंग से स्कूल यूनिफॉर्म में 19 से ज्यादा बच्चे मर गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। जिस बुलेट से फायर किया गया था वो कोई रबर बुलेट नहीं था, वो एक्चुअल बुलेट था। इस तरह की तानाशाही कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही ये खबर बाहर फैलती है तो और भी लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन सरकार प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश कर रही थी, पर ये प्रोटेस्ट और भी बढ़ती जाती है। और ये प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने सबसे पहले तो संसद में ही आग लगा दिया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पीएम के घर जला दिए, राष्ट्रपति के घर जला दिया। इसके बाद अपोजिशन लीडरों के घरों को भी इन लोगों ने जला दिया, पुलिस स्टेशन को भी जला दिया और पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इसके अलावा भी इन लोगों को जो सामने दिखा उसी में आग लगा दिया, चाहे वो कार शोरूम हो, शॉपिंग मॉल हो, न्यूज ऑफिस हो, होटल, स्कूल, यहाँ तक कि इन लोगों ने जेल में भी आग लगा दिया और सारे कैदियों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद इनके ऊपर से सारा बैन हटा दिया गया और इनके पीएम भी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए। और अब नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका की तरह संकटग्रस्त देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।